नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने गुप्तोत्तर काल यानी गुप्तों के बाद के काल कि गुप्तों के बाद में किनका काल था उनके बारे में जाना, जैसे कि हर्षवर्धन काल या फिर वर्धन काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। पिछली वीडियो में हमने वर्धन वंश के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत की किन प्रमाणों से, किन साक्ष्यों से हमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है, जो कि पेपरों में इनके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने उनके साहित्य और पुरातात्विक अभिलेखों के द्वारा हमने ये जाना कि वर्धन वंश के साक्ष्य हमें कहां कहां पर, किस प्रकार, कौन से विद्वान और कौन से साहित्य के अनुसार जो भी नाटक थे, काव्य थे, ग्रंथ थे, उनके अंतर्गत जहां पर भी वर्धन वंश से संबंधित जानकारियां थी हमने उनके बारे में जाना था। और इनके शासकों के बारे में जाना था कि जो संस्थापक थे उनके बाद में कौन कौन से वर्धन वंश के अंतर्गत शासकों ने शासन किया था। तो उनके अंतिम जो शासक थे वो हर्षवर्धन थे, ठीक है। और प्रभावशाली जो शासक थे यानी सबसे शक्तिशाली तो हर्षवर्धन थे, ठीक है। इनसे पहले इनके पिताजी थे प्रभाकर वर्धन, वो प्रभावशाली शासकों में थे वर्धन वंश के अंतर्गत, ठीक है। तो अब जो हम जानेंगे वो हर्षवर्धन जी के शासन के अंतर्गत जानेंगे कि हर्षवर्धन जी ने किस प्रकार से शासन किया और इनके हमें प्रमाण या साक्ष्य कहां से, किस प्रकार से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम इनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे स्रोत हैं, ऐसे अभिलेख हैं जिनसे हमें यह मालूम चलता है कि हर्षवर्धन जी ने किस प्रकार से शासन किया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनके बारे में जानेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हर्षवर्धन काल। ये वर्धन काल का टॉपिक 2 है, ठीक है, टॉपिक 2 है। और वर्धन काल गुप्तोत्तर काल के बाद में थोड़ा विस्तार वाला काल है, तो ये 2-4 वीडियो में कवर नहीं हो सकता। जितनी वीडियो में ये कवर होगा उसके बारे में हम बारीकी से जितनी जानकारी है आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हर्षवर्धन काल। तो हर्षवर्धन जी के देखो जन्म से लेकर चलेंगे कि हर्षवर्धन जी ने किस प्रकार से अपना शासन शुरू किया था और इन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो हर्षवर्धन जी का जो समय है ना जन्म का, हर्षवर्धन जी का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता कौन थे? प्रभाकर वर्धन जी। और इनकी माता जी का क्या नाम था? यशोमती, ठीक है। और इनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन और इनकी बहन का नाम क्या था? राजश्री। ये हो गई इनके जीवन से संबंधित छोटा सा जीवन परिचय कि भाई हर्षवर्धन जी का जन्म और उनके माता पिता और उनके भाई बहन कौन थे, हमें इनके बारे में जानकारी जो मिलती है साक्ष्यों के आधार पर हमने आपको जानकारी दी। अब हम इनके शासन की बात करते हैं। शासन का इन्होंने शासन किस प्रकार से संभाला था? इन्होंने शासन किस प्रकार संभाला? शासन इस प्रकार से संभाला था कि 605 ईस्वी में पिता की आज्ञा पाकर राजवर्धन द्वितीय ये शशांक पर हमला करने के लिए गए थे, होड़ों पे हमला करने के लिए गए थे। और जब ये वहां से लौटे तो प्रभाकर वर्धन जी की मृत्यु हो चुकी थी। जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो उनके बाद में अंततः इन्हें 506 ईस्वी में फिर इन्होंने शासन संभाला राज्यवर्धन द्वितीय जी ने। उसके बाद में क्या हुआ कि गौड़ नरेश शशांक और मालव नरेश देवगुप्त उनके द्वारा जो इनके राजश्री जो इनकी बहन थी, उनके पति थे गृहवर्मन, उनकी हत्या की सूचना इन्हें मिलती है। जब इन्हें सूचना मिलती है तो राज्यवर्धन अपने भाई को यानी हर्ष को सिंहासन सौंपकर उस पर आक्रमण के लिए चल देते हैं। और जब चलते हैं तो यह आक्रमण में ये विजयी होते हैं, देवगुप्त को ये हरा देते हैं और शशांक जो हैं वो गौड़ प्रदेश की ओर निकल जाते हैं। लेकिन धोखे से ये राज्यवर्धन का वध कर देते हैं, दोनों वध कर देते हैं।
तो उसके बाद जो शासन करने समझ लो मैदान में आते हैं, या फिर जो शासन संभालते हैं वो हर्षवर्धन जी हैं। तो हर्षवर्धन जी का जो शासन का समय है वो कितना है, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। ठीक है, क्या थे ये, थानेश्वर के राजा बने। यहां से कहानी शुरू होती है हर्षवर्धन जी की। जब ये राजा बने तो इन्होंने क्या करा, ये जो कन्नौज की, पहले तो ये थानेश्वर के राजा थे, लेकिन बाद में ये कन्नौज के भी राजा बने। अब कन्नौज के कौन थे, कन्नौज के जो इनके बहनोई थे, जो कि राजश्री के पति थे, वो कन्नौज के शासक थे। अब उनका तो वध कर दिया देवगुप्त ने और शशांक ने, तो और राजश्री को बंदे बना लिया। अब इसकी सूचना जब इन्हें मिली, भाई ऐसे इन्होंने इनके भाई की हत्या धोखे से करी, तो ये बदला लेने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए फिर ये यहां से चलते हैं। लेकिन इससे पहले ये कहां के राजा बने, थानेश्वर के, और उसके बाद अपनी बहन के राज्य के यानी कन्नौज के ये बाद में राजा बने। यानी अब ये 2 राज्यों के राजा बन गए। इनकी नीति किस प्रकार थी, तो दिग्विजय की नीति थी। हर्ष की जो नीति थी वो दिग्विजय की थी। मैंने आपको अभी बताया, तो राजश्री के और अपने भाई का बदला लेने के लिए हर्ष देवगुप्त पर, जो कि मालव नरेश देवगुप्त थे, उन पर हमला करते हैं। इसमें क्या है, देवगुप्त हार जाते हैं। ये देवगुप्त को हरा देते हैं, और हराने के बाद इन्हें सूचना मिलती है कि राजश्री बंदी गृह से निकल जाती है जंगल की तरफ अपने प्राण न्यौछावर करने। तो ये अपनी बहन को ढूंढने की, खोजने की कोशिश करते हैं। जब ये कोशिश करते हैं तो ये अपनी बहन को किस प्रकार खोजते हैं, तो वो है, एक आचार्य थे दिवाकर मित्र, दिवाकर मित्र जी आचार्य थे, उसकी सहायता से ये राजश्री को खोज लेते हैं। ठीक है, राजश्री को खोज लेते हैं, और उसके बाद में फिर ये कन्नौज को संरक्षक के रूप में, यानी राजश्री को संरक्षिका के, राजश्री के ऊपर संरक्षक बन जाते हैं, और कन्नौज का भी ये भार संभाल लेते हैं। इसलिए पहले ये थानेश्वर के राजा थे, बाद में ये कन्नौज के राजा थे। देवगुप्त को ये हरा देते हैं, और शशांक जो था वो गौड़ प्रदेश की तरफ भाग जाता है। इनके दरबार में दो विद्वान थे। कौन से, एक तो चीनी यात्री हेनसांग इनके शासन के दौरान आए थे, और एक वाणभट्ट जी। उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के ग्रंथों के, नाटकों के आधार पर ही हर्ष के शासन से संबंधित जो भी प्रमाण मिलते हैं उनका इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत होता है। बात करते हैं हेनसांग की ही। ये तो हो गई हर्ष से संबंधित। अब हेनसांग जी के अनुसार हर्ष ने क्या क्या चीजें करी हैं, जो कि हेनसांग जी विवरण देते हैं। हेनसांग जी जो विवरण देते हैं उनमें ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं हर्षवर्धन काल से, इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो क्या हेनसांग जी बताते हैं कि हर्ष ने 6 वर्ष तक तो युद्ध किया, 6 वर्षों तक तो युद्ध किया, और 5 राज्यों पर विजय प्राप्त करी। ये कह रहे हैं हेनसांग जी हर्ष के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो वो 5 राज्य कौन कौन से थे जिन पर हर्ष ने विजय प्राप्त करी थी, तो श्रावस्ती, कन्याकुब्ज, गौड़, मिथिला और उत्कल। ये हेनसांग जी विवरण देते हैं हर्ष के बारे में कि भैया हर्ष जो थे 6 वर्ष तक तो युद्ध करते रहे, 5 राज्य उन्होंने जीते। 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य थे, ये 5 राज्य थे जिनके नामों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसके बाद में इन्होंने कन्नौज और बंगाल के मध्य, भाई कन्नौज से लेकर बंगाल के मध्य इन्होंने 17 राज्यों पर भी विजय प्राप्त करी, यानी 17 राज्यों को भी अपने अधीन किया। कहां से, कन्नौज से लेकर बंगाल के मध्य, कन्नौज और बंगाल के बीच में जितने राज्य थे लगभग 17 राज्य थे,
हर्ष ने उन्हें अपने अधीन किया, महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, इसके बाद में 619 और 20 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हो गई। ये वही शशांक है जो कि हर्ष की सेना को देखकर भाग खड़े हुए थे और गौड़ प्रदेश की तरफ चले गए थे। अब जब शशांक की मृत्यु हो गई तो हर्ष जी ने गौड़ पर भी अपना अधिकार कर लिया। ये शशांक गौड़ के शासक थे। ठीक है, उसके बाद हर्ष जी ने मगध पर भी अपना अधिकार किया। जब मगध पर इन्होंने अपना अधिकार किया तो इन्होंने अपनी उपाधि मगधराज धारण की। यहां से उपाधियों के बारे में पेपरों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की हैं। तो उनके बारे में आप थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों विस्तार से समझने की कोशिश करना। जब मगध पर अधिकार करा तो मगधराज की उपाधि धारण करी। और देखो, कन्नौज के पश्चिम में हर्ष ने, ये कन्नौज से लेकर और बंगाल तक के पूर्वी साइड के 17 राज्य, अब ये कन्नौज के पश्चिम में इन्होंने 15 राज्य, कन्नौज के पश्चिम में भी इन्होंने 15 राज्यों को अपने अधीन किया हर्ष ने। ठीक, और सिंध पर इनका अधिकार नहीं था। भैया हेनसांग जी के अनुसार, हेनसांग जी कहते हैं कि सिंध पर हर्ष का अधिकार नहीं था। अब देखो, हर्ष जी ने पूर्व के सैनिक अभियान करे। क्या पूर्व के सैनिक अभियानों में इन्होंने क्या क्या करा, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से? समतट, ताम्रलिपित, कर्ण सुवर्ण, पुंडुवर्धन, इन्होंने हर्ष जी ने पूर्व के सैनिक अभियान में इन पर अधिकार कर लिया। कौन कौन से पूर्व में जब सैनिक अभियान करे तो समतट, ताम्रलिपि, कर्ण सुवर्ण, पुंडुवर्धन, इन पर अधिकार किया। और इसके बाद में बंगाल विजय के बाद, बंगाल विजय के बाद इन्होंने फिर बंगाल पर भी अधिकार किया। और बंगाल विजय के बाद में वर्धमान कोटी, वर्धमान कोटी को क्या है? दिनाजपुर, वर्धमान कोटी यानी कि दिनाजपुर। ठीक है, वहां से इन्होंने बांसखेड़ा अभिलेख जारी किया। यहां पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बांसखेड़ा अभिलेख कहां से जारी किया, तो बंगाल की विजय के बाद वर्धमान कोटी दिनाजपुर से इन्होंने बांसखेड़ा अभिलेख जारी किया। इसके बाद इन्होंने बल्लवी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय, बल्लवी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय को इन्होंने युद्ध में हराया। जब ये युद्ध में हरा दिए तो इन्होंने भी हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? ध्रुवसेन ने। और फिर हर्ष ने क्या किया इनके साथ कि हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह, हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया। कहां थे ये? बल्लवी के राजा थे ध्रुवसेन। पहले तो इन्हें हराया, फिर जब हार गए तो उन्होंने हर्ष की अधीनता मान ली। अधीनता मानने के बाद हर्ष ने खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया और वैवाहिक संबंध, इस पल्लवी राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, यानी कि एक मित्रतापूर्ण संबंध। ठीक है, इनसे हमें यह जानकारी प्रमाणित होती है। अब देखो, हर्ष का जो युद्ध है वो चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष का युद्ध चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ भी हुआ, जिसमें क्या प्रमाणित होता है कि हर्ष हार गए। हर्ष हार गए और इस हार का उल्लेख या इस युद्ध का उल्लेख हमें कहां कहां से मिलता है, उनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। ऐहोल, निरपन, करनूल, तोगर चौदी अभिलेखों में हमें इसका उल्लेख मिलता है। किस चीज का उल्लेख मिलता है भाई? कि हर्ष का युद्ध पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था और हर्ष इसमें हार गए थे।
हेनसांग जी कुछ और बातें भी हमें बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि हेनसांग जी हर्ष के शासन के समय में आए थे और लगभग 14-15 साल ये रहे थे और इन्होंने उनके अपने भ्रमण के दौरान अपने विवरणों में बहुत सारी जानकारियां हमें दी हैं। तो हेनसांग जी क्या कहते हैं कि हर्ष जी ने जैजाग भक्ति यानी बुंदेलखंड, जैजाग भक्ति बुंदेलखंड, महेश्वरपुर कौन है? ग्वालियर, महेश्वरपुर ग्वालियर, गुर्जर, उज्जैन पर भी अधिकार किया था। इसके बावजूद हर्ष ने जैजाग भक्ति पर यानी बुंदेलखंड, ग्वालियर, आधुनिक गुर्जर और उज्जैन पर भी अधिकार किया था। वाण जो कि एक विद्वान है, वाण और हेनसांग ये दोनों ऐसे ही विद्वान हैं जो कि वर्धन काल से संबंधित हैं। ये कहते हैं कि नेपाल और कश्मीर पर भी हर्ष का अधिकार था। ये दोनों विद्वान नेपाल और कश्मीर पर भी हर्ष का अधिकार मानते हैं, जबकि यह एक संदिग्ध है, इसका संदिग्ध है। इसके अलावा और कोई प्रमाण मिलते नहीं है इन विद्वानों के। अब हेनसांग जी क्या करते हैं? हेनसांग जी के अनुसार हर्ष कन्नौज से क्या लेके आए थे? भैया हेनसांग जी इनके बारे में और भी कुछ विवरण देते हैं। वो क्या देते हैं कि कन्नौज से ना बुद्ध के दांत, हर्ष जो कि कन्नौज के राजा ही थे, हेनसांग जी ये भी प्रमाणित करते हैं कि ये कन्नौज से बुद्ध जी के दांत मंगवाकर एक इन्होंने संगाराम जो कि कन्नौज के निकट एक संगाराम है उसमें विस्थापित किए थे। ये हेनसांग जी ही विवरण देते हैं इस चीज का। और भैया जब ये राजा थे कन्नौज के तो उन्हें तो वहां से लाने की या मंगाने की कोई जरूरत तो थी नहीं, फिर भी चलो जब ये प्रमाणित करते हैं अपने विवरण में देते हैं कि हेनसांग जी कि भैया कन्नौज से एक दांत मंगवाकर संगाराम में स्थापित किया, तो हमारे लिए ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कन्नौज में होने के बावजूद कन्नौज के निकट हर्ष ने एक संगाराम में उनके दांतों को विस्थापित किया था। ठीक है, हर्ष ने यानी उसने औद्र उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा, कोगंडा दक्षिणी उड़ीसा और कलिंग पर भी विजय प्राप्त की थी। कलिंग पर भी विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उसने क्या करा था? जब इन पर विजय प्राप्त करी थी तो सकलोत्रा पथनाथ। मेरे प्यारे साथियों यहां पर यह चीज याद रखना कि कौन सी उपाधि हर्ष जी ने किस वक्त धारण की थी। तो भैया यानी कि उड़ीसा जब आए, उत्तरी उड़ीसा औद्र, गोकोंडा दक्षिणी उड़ीसा और कलिंग पर जब इन्होंने विजय प्राप्त करी तो कौन सी उपाधि धारण करी? सकलो उत्तरापथनाथ की उपाधि धारण की। ठीक है, हेनसांग जी जो कि हर्ष के शासन काल के समय भारत आए थे, कब आए थे? तो लगभग 629 ईस्वी, कहीं कहीं पर इनका प्रमाण 630 भी मिलता है, इसलिए मैंने दोनों प्रमाण ही लिख दिए हैं। 629 ईस्वी में ये भारत आए जो कि चीनी यात्री थे भ्रमण के लिए। अब उसी दौरान हर्ष जी के शासन काल में चीनी राजदूतों यानी राजदूत भी आए। हर्ष जी ने भी अपने राजदूत चीन भेजे, लेकिन चीनी मिशन के दो चीनी मिशन भी भारत में आए थे। ये क्वेश्चन पेपरों में काफी बार पूछा जा चुका है। तो आए थे वर्धन काल में 3, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो चीनी मिशन थे 2, पहला मिशन 661 ईस्वी में आया, दूसरा मिशन 643 ईस्वी में आया, और जो तीसरा मिशन है यहां पर गौर करना, जो तीसरा मिशन है वो हर्ष जी की मृत्यु के बाद आया। किसके? तीसरा मिशन हर्ष जी की मृत्यु के बाद आया, सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद। लगभग कब?
649 ईस्वी के आसपास है। हम उसे इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि अगर 2 चीनी मिशन जीते जी आए उनके बारे में लिखा, लेकिन तीसरा हर्ष जी के मरने के बाद आया। और जब हर्ष अंतिम शासक थे तो उसे हम हर्षवर्धन काल से संबंधित नहीं कह सकते, क्योंकि हर्ष जी समाप्त होने के बाद में हर्ष जो का पतन हो गया वर्धन काल शासन का, तो उसमें हम यही बोल सकते हैं कि तीसरा जो मिशन है हर्ष जी की मृत्यु के बाद आया 649 ईस्वी में। ठीक है, इनके साम्राज्य की बात करते हैं कि इनका साम्राज्य, हर्ष जी का जो साम्राज्य था वो पूर्वी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये इनका साम्राज्य का विस्तार था। और उसके बाद में इन्होंने क्या, बल्लवी, क्योंकि बल्लवी कौन थे, अभी हमने बताया बल्लवी के शासक थे ध्रुवसेन, जो युद्ध में हार गए, अधीनता मान ली, लेकिन इन्होंने अपने प्रभाव में कि तुम अब मेरे अंडर में रहोगे, लेकिन राजा तुम ही रहोगे, लेकिन प्रभाव मेरा रहेगा। ठीक है, तो बल्लवी, मालवा, मालवा के जो देवगुप्त थे उन्हें हराने के बाद मालवा पर, सिंध पर और कामरूप, कामरूप पर भी इनका प्रभाव था। क्या था, ये इनका साम्राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में था साम्राज्य। लेकिन जो इन्होंने दूसरे राज्य जीते थे, जिन्होंने इनकी अधीनता मान ली थी, तो वो प्रभाव वाले राज्य कहे जाएंगे। तो प्रभाव वाले राज्य कौन कौन से थे, तो बल्लवी, मालव, सिंध, कामरूप। कामरूप यानी ईस्टर्न भारत, जो कि असम साइड को कामरूप के नाम से पुराने समय में जाना जाता है। ठीक है, ये हो गए प्रभाव वाले। हर्ष जी के प्रशासन के बारे में बात करते हैं कि वो प्रशासन किस प्रकार से करते थे। तो इनका जो प्रशासन था वो राजतंत्रात्मक शासन था। ठीक है इनका, लेकिन वाणिज्य जो क्या है, शासन के दौरान प्रशासन में वाणिज्य इनकी प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा किन लोगों से इनकी तुलना करते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो क्या करते हैं, ये हर्ष की जो तुलना करते हैं भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, शिव, इंद्र, वरुण और कुबेर से इनकी तुलना करते हैं। कौन करते हैं, ये बाणभट्ट जी, जो कि इनके दरबारी विद्वान थे। ठीक है ना, ये करते हैं जो वर्धन काल से संबंधित हैं। अब इसी तरीके से हेनसांग जी भी उनकी प्रशंसा करते हैं। ये जो है बाणभट्ट जी के अनुसार है कि भाई हर्ष थे, इतने बढ़िया राजा थे, इतने शक्तिशाली राजा थे, इतने दयावान राजा थे। तो ये जो तुलना कर देते हैं, ये सारे ही महाभारत के शक्तिशाली योद्धा हैं, इनकी तुलना बाणभट्ट जी हर्ष से करते हैं। और हेनसांग जी क्या करते हैं, हेनसांग जी इनके प्रशासन की तुलना, यानी हेनसांग जी इनके प्रशासन को किस प्रकार बांटते हैं, ये इनके दिन को, यहां पर मेरे प्यारे साथी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हेनसांग जी उनके दिन को, यानी प्रशासन के दिन को 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। और किस प्रकार बांटते हैं वो 3 भागों, क्या कहते हैं कि एक भाग प्रशासनिक, दिन का एक भाग प्रशासनिक सेवा में हर्ष बिताते थे। ठीक है, और 2 भागों को हर्ष धार्मिक और जनहित कार्यों में, यानी कि धर्म के कार्यों में और जनता के कार्यों में वो व्यतीत करते थे। और इनके बारे में एक हेनसांग जी एक प्रमुख उल्लेख भी करते हैं। वो क्या था कि केवल बरसात के दिन को छोड़कर, भाई जिस दिन बारिश होती थी बरसात के दिन को छोड़कर हर्ष जो है वो प्रशासनिक निरीक्षण नहीं करते थे। बारिश वाले दिन ये निरीक्षण करने नहीं जाते थे, बाकी दिनों में ये, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो, ठीक है, उसमें ये अपने प्रशासन का निरीक्षण करने जाते थे, यानी निरीक्षण
करते थे। वह परीक्षण किस प्रकार करते थे? भाई ये अपने प्रशासन का जो परीक्षण है किस प्रकार करते थे? निरीक्षण निरीक्षण किस तरीके से करते थे उसके बारे में जान लेते हैं कि ये करते थे परीक्षणों के द्वारा, भ्रमण के द्वारा और अस्थायी शिविरों से। यानी परीक्षणों के द्वारा, घूम फिरने के बाद, भाई परीक्षण किसी भी आदमी की, किसी भी अधिकारी का परीक्षण ले लिया प्रशासन में, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा भ्रमण यानी घूम फिरकर, ठीक है। तीसरा क्या? अस्थायी शिविर, कभी पे डेरा इधर घेर दिया, कभी प्रशासन में डेरा किसी दूसरे राज्य में घेर दिया, कभी कहीं घेर दिया, इस प्रकार से ये शासन करते थे। इनकी मुख्य घटना जो किसके द्वारा है? हेनसांग जी के द्वारा। ये जो शिविर थे इनके, जो मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से, यानी कि आज इन्होंने यहां स्थान बना लिया कि भाई यहां अपने राज्य के किसी भी कोने में चले गए, वहां कभी किसी कोने में चले गए, शिविर लगा लगा कर, ठीक है। तो इनको शिविरों को किस नाम से जाना जाता था? मणितारा। जो शिविर थे कहां पर थे और कहां कहां पर ये हमें मिलते? मणितारा, वर्धमान कोटी, संकीसा और पिथिका। संकीसा, पिथिका और प्रयाग और काजंगल। काजंगल में ये स्थापित थे। क्या चीज स्थापित थे? इनके शिविर। ये अपने शासन के दौरान जो इनके शिविर थे वो कहां कहां पर ये लगाते थे? तो ये मणितारा में वर्धमान कोटी, संकीसा, पिथिका, प्रयाग और काजंगल में ये स्थापित थे। क्या चीज थे? इनके शिविर। तो ये हो गई इनके प्रशासन से संबंधित घटनाएं, ठीक है। अब देखो इनका साम्राज्य संगठन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हर्ष जी के, कि भाई ये जो अपना साम्राज्य का संगठन, यानी साम्राज्य को किस प्रकार से चलाते थे, उन्हें इकट्ठा करते थे, इनके किस तरीके से ये अपने शासन को संगठित करते थे। ये इनकी जो थी शासन की जो नीति थी वो सामंतवादी थी, सामंतवादी संगठनों पर आधारित थी। इनके साम्राज्य में, इनका जो साम्राज्य था वो किन किन तरीके से में विभक्त था उनके बारे में जान लेते हैं। कि इनका राज्य एक तो गृह राज्य, एक भोग राज्य, भोग कर देने वाला राज्य, एक तो हो गया गृह राज्य जो कि अपना राज्य, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल ये इनके अपने राज्य, और दूसरे प्रभाव वाले राज्य। गृह राज्य अपने, भोग राज्य कर वाले राज्य, अधीन राज्य जिन्होंने स्वाधीनता मान ली, और मित्र राज्य जिनसे इन्होंने मित्रता स्थापित की, वो राज्य। इनका जो साम्राज्य का संगठन था वो किनमें हो गया? 1 2 3 4 तरीकों से। कौन से तरीके? गृह राज्य, भोग राज्य, राज्य, अधीन, मित्र, ठीक है। इसमें भी क्या था कि देखो गृह राज्य पर सीधा मैंने आपको बताया, गृह राज्य पर राजा प्रशासन का पहला प्रधान होता था, राजा के हाथ में ही सारी सत्ता होती थी, ठीक है। इसलिए गृह राज्य पर क्या था? सीधा प्रशासन का नियंत्रण था। इस पर राजा के प्रशासनिक नियंत्रण सीधा था। और अन्य राज्यों पर क्या था? अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, ठीक है। इन पर कौन कौन राज्य करते थे? ये हर्ष ने इन्हें जीता तो था, लेकिन ये उनके नियंत्रण में नहीं थे, अप्रत्यक्ष रूप से थे कि भाई हम कर दे देंगे, हमें ही यहां पर शासन करने दो, ठीक है। तो कौन कौन से थे? इन पर जो राज्य करते थे, जो इन पर नियंत्रण करते थे, वो कौन कौन से थे? अधीन शासक, हर्ष जी के द्वारा अधीन शासक सामंत राज्य करते थे। एक तो अधीन शासक राज्य करते थे और सामंत राज्य करते थे। किस पर? अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले राज्यों पर हर्ष जी के द्वारा वो चुने जाते थे, ठीक है। इनकी उपलब्धि, हर्ष की जो उपाधियां हैं, हर्ष की उपाधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहां से क्वेश्चन पेपरों में ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। किसी भी
यही नहीं है कि वर्धन काल से ही, प्राचीन भारत के इतिहास से कहीं से भी किसी भी राजा की उपाधियों के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 2-3 क्वेश्चन हमेशा इस प्रकार से आते ही आते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो देखो इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी। परम भट्टारक, परम भट्टारक, महाराजा धीराज। अब देखो हर्ष काल से, यहां पर मेरे प्यारे साथियों समझो कि परम भट्टारक, महाराजा धीराज, प्रभाकर गुप्त, प्रभाकर वर्धन जी जो इनके पिताजी थे, उनकी भी उपाधियां थी। इन्होंने वो उपाधियां भी धारण की थी, ठीक है ना। सकलो उत्तरापथेश्वर, सकलो उत्तरापथेश्वर, एकाधिराज, एकाधिराज चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सर्वभौम, सर्वभौम परमेश्वर, क्या परमेश्वर। तो मेरे प्यारे साथियों ये हर्ष जी की उपाधियां हैं। अब इनके अधीन शासकों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भाई इनके अंतर्गत कौन कौन से, इनके जो अधीन शासक थे वो कौन कौन से थे, उनके बारे में भी पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन से थे अधीन शासक? भूपाल, कुमार, लोकपाल, नरपति, सामंत, महासामंत, ठीक है ना, और महाराज, महाराजा। ये क्या थे? ये वो लोग थे, भोपाल, कुमार, लोकपाल, नरपति, सामंत और महासामंत महाराजा की उपाधि धारण करते थे। ये लोग क्या थे? उपाधियां धारण करते थे और हर्ष को कर देते थे। ये ऊपर वाली उपाधियां हर्ष की थी और अधीन शासक थे नरपति तक, ठीक है ना। और ये लोग क्या करते थे कि ये जो सामंत और महासामंत और महाराज की उपाधि धारण करते थे, कौन? जो कि हर्ष जी के अधीन शासक थे। अधीन शासक सामंत, महासामंत और महाराजा की उपाधि धारण करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं कि तुम्हें हर्ष काल से, आपको हर्ष काल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि पेपरों में पूछी जाती हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आने वाले समय में सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।